Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to all students in our online classes. आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंतज़ामी ढांचा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि भारत में जो अंग्रेज़, उसके अलावा गैर मुल्की जितनी भी आवाम भारत में आई, वो भारत में तिजारत के गर्ज से आई थी। लेकिन बरतानिया आवाम, उनका मकसद भारत में आकर बदल जाता है। अब वो सिर्फ तिजारत के गर्ज से भारत में रुकना ही नहीं चाहते थे। अब उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना हक, अपनी हुकूमत कायम करने का मंसूबा बना लिया था। और इसी के चलते सन 1757 में प्लासी की जंग हुई। उसके बाद सन 1764 में बक्सर की जंग हुई। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना हक जमा लिया था। उसके बाद बंगाल में दोहरी निज़ाम हुकूमत शुरू हो चुकी थी। अब अंग्रेज़ों का मकसद भारत में धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्ज़ा जमाना था। भारत में सन 1757 साम्राज्य की बुनियाद के बाद उसका इंतज़ाम करना और काबू में रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंतज़ामी ढांचा तैयार किया। उसके बाद 100 सालों के दरमियान कंपनी की पॉलिसी में वक्तन फ़ौक्तन तब्दीलियाँ हुई। कहने का मतलब ये है कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना खुद का एक इंतज़ामी ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसके ज़रिए उन्होंने भारत में कुछ तब्दीलियाँ की। जैसे निज़ाम अदलिया में तब्दीली की, महसूल टैक्स के सिस्टम में कुछ तब्दीली की। इस तरह से जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में बरतानिया से जो भी गवर्नर जनरल के तौर पर आते थे, वो एक नई पॉलिसी के साथ आते थे और वो नई पॉलिसी वो भारत पर अप्लाई करते थे। अब हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा है ही कि इनकी जितनी भी पॉलिसियाँ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और भारत की आवाम को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही होती थी। तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी सिस्टम में चेंजेस लाए और उस चेंजेस, उस तब्दीलियों की वजह से भारत की आवाम की क्या हालत थी, उन्हें किन किन तरीके का जुल्म सितम और नुकसान ढाना पड़ा था। फर्स्ट है हुकूमत का ढांचा। जंग बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम किया। मतलब अपना मुकम्मल तौर पर वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया था। जबकि शुरुआत में इंतज़ामी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की। कंपनी के व्यापार को फ़रोग मिले और इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत की जाए, ऐसी पॉलिसी की इब्तिदा उन्होंने शुरू की। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल में दोहरी निज़ाम में इंतज़ामी पॉलिसी की इब्तिदा की। ये भी उन्हीं की एक पॉलिसी थी जिसका मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल को कंगाल करना और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, यही उनका मेन मकसद था। अब भारतीय मुलाजिम ब्रिटिश अफसरों के मातहत काम करते थे। उनके पास जिम्मेदारी थी, हक नहीं थे। जबकि कंपनी के अफसरों के पास हुकूक थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी। हम समझ सकते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था। भारतीय जितने भी मुलाजिम थे वो अब ब्रिटिश के ग़ुलाम हो चुके थे। उनके पास जिम्मेदारियाँ थी लेकिन उनके पास पावर नहीं था। जबकि जो कंपनी के जो अंग्रेज़ अफसर थे उनके पास पावर था लेकिन कोई भी किस्म की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। इस दौरान बंगाल का बड़े पैमाने पर इक्तिसादी इस्तेहसाल हुआ
जो कि कंपनी ने दोहरी निज़ाम पॉलिसी को तर्क कर दिया और पूरे बंगाल का इंतज़ाम अपने हाथों लेकर उसे अफसरों के ज़रिए चलाना शुरू किया। अब जो बंगाल में दोहरी निज़ाम हुकूमत शुरू थी उसको भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया और जो जिम्मेदारियाँ भारतीय मुलाजिम के पास थी वो जिम्मेदारियाँ भी अंग्रेज़ों ने अपने पास ले ली और अब पूरा निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के ज़रिए चलने लगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिविल सर्विस। भारत में सिविल सर्विस शुरू करने का सहरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के सर जाता है। कॉर्नवालिस ने इंतज़ामी ढांचे को साफ़ करने के लिए कंपनी के मुलाजिमिन को तिजारत करने से आज़ाद किया और सिर्फ इंतज़ामी करने के लिए कहा। उसने रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त पाबंदी आयद की, कंपनी के मुलाजिमिन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया। उन्होंने कलेक्टर की तनख्वाह बढ़ाकर हर माह 1500 रुपये कर दी। साथ ही साथ सिविल सर्विस का एक अहम खाका तैयार किया। सिविल सर्विस के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो प्रोसेस के ज़रिए एक प्रोसेस तैयार किया जिसके ज़रिए लोग सिविल सर्विस में दाखिल हो सकते हैं। सिविल सर्विस के साथ ही साथ जुड़े हुए अफसर को उसके काम की काबिलियत के मुताबिक तरक्की देने की पॉलिसी भी अपनाई गई थी। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने भारतीय सिविल सर्विस में शामिल होने वाले नौजवान अफसरों के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया जो उन अफसरों को तालीम देने के लिए थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इंग्लैंड में हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की शुरुआत की। इस तरह कंपनी हुकूमत ने अफसरों को तालीम देने का काम अपने हाथ में लिया। अब चार्टर्ड एक्ट के ज़रिए सिविल सर्विस का अहम कानून जारी किया गया जिसमें ऐसा तय किया गया कि सनदी सर्विस में दाखिल होने वाले हर शख्स को फोर्ट विलियम कॉलेज मुकाबला आराई का इम्तिहान देकर पास होना पड़ेगा। सिविल सर्विस में दाखिल होने के लिए अंग्रेज़ों ने एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर, एक इंतज़ाम तैयार किया जिसमें सिविल सर्विस में दाखिल होने के लिए उन्हें सबसे पहले तो तालीम दी जाती थी। उसके बाद एक इम्तिहान लिया जाता था जिसमें पास होने के बाद वो सिविल सर्विसेज में जा सकते थे। जैसे हम अभी देखते हैं ये यूपीएससी जीपीएससी के एग्ज़ाम, सेम इसी तरह से उन्होंने पहले भी इस तरीके का प्रोसेस, अंग्रेज़ों ने इस तरीके का प्रोसेस किया था। अब अंग्रेज़ों के ज़रिए ये जो सिविल सर्विस का इंतज़ाम किया गया था वो सभी के लिए यकसा नहीं था। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों को ही होता था। अंग्रेज़ों की जो सिविल सर्विस बनाई गई थी इसकी एक खासियत थी। आइए देखते वो क्या थी। अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाई गई सिविल सर्विस की एक खासियत ये थी कि भारतीयों को काबू में रखने के साथ साथ अपने से दूर रहे। इस तरह शहरी खिदमत, फ़ौज, पुलिस, अदलिया जैसे अहम ओहदों पर अंग्रेज़ अफसरों का तकर्रुर किया जाता था। जो भी बड़े ओहदे हैं, आला दर्जे के ओहदे हैं, उन पर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था और उनकी राय के मुताबिक अंग्रेज़ ही इसके काबिल है, वो ही ये काम कर सकते हैं। अंग्रेज़ कुछ इस तरह मानते थे। वो ये मानते थे कि भारतीयों में इखलाकी ज़िम्मेदारी अदा करने की कमी है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ज़ाती तौर पर मानता था कि तमाम हिंदुस्तानी रिश्वतखोर है। कॉर्नवालिस क्या मानता था? यही कि तमाम हिंदुस्तानी रिश्वतखोर है, इसलिए आला खिदमत और आला तनख्वाह दोनों से ही भारतीयों को महरूम रखा जाता था। निचले दर्जे के ओहदे और कम तनख्वाह वाली नौकरियों पर भारतीयों का तकर्रुर किया जाता था। भारतीय सिविल सर्विस दुनिया में मशहूर हो चुकी थी, जबकि उसने भारतीय मुफाद के बदले, मुफाद यानी फ़ायदा के बदले ब्रिटिश मुफाद यानी कि ब्रिटिश को ही फ़ायदा हो ऐसे काम किए थे। ब्रिटिश हुकूमत को तरक्की देने का काम सिविल सर्विस के ज़रिए किया गया था।
इस तरह से गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस तमाम हिंदुस्तानियों को रिश्वतखोर मानता था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फौज। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का दूसरा अहम सुतून ब्रिटिश फौज थी। अंग्रेज़ जितने भी अंग्रेज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चालाक थे। वो अपना कोई भी काम फुल प्लानिंग और मंसूबे के साथ ही करते थे। एक तरफ उसने भारत को फतेह करने का काम किया, तो दूसरी तरफ गैर मुल्की कंपनियों ने इस ताकत से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की हिफाजत भी की। कंपनी की फ़ौज भारतीय सिपाहियों से बनी हुई थी। फ़ौज अंग्रेज़ों की थी, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही भारतीय थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई लोग कंपनी की फ़ौज में बतौर सिपाही शामिल हुए। 1857 के गदर तक कंपनी की फ़ौज में 3,11,400 सिपाही थे, जिसमें 2,65,900 तो भारत के सिपाही थे, जबकि आला अफसर के लिए अंग्रेज़ों का ही तकर्रुर होता था। वहाँ तक फ़ौज में माहाना तनख्वाह हासिल करने वाले सिर्फ 3 भारतीय होते। मुट्ठी भर अंग्रेज़ों से बनी फ़ौज भारत पर अपना इक़्तिदार कायम करती थी। कंपनी की फ़ौज भारतीय सिपाहियों की ही बनी हुई थी। उसमें भारत के सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो एक ताज्जुब खेज़ और इस्तेसाल करने वाली सरकार की मिसाल थी। अंग्रेज़ फ़ौज में भारत के सिपाहियों को मामूल के मुताबिक तनख्वाह मिलती, जिसमें अपना गुजारा चलाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करना पड़ता था। इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय फ़ौज के अंदर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनकी माहाना तनख्वाह कम होती थी और भारतीय जितने भी अवाम थी उनको आला ओहदे से महरूम रखा जाता था। जो भी आला ओहदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए तय किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते, पुलिस। ब्रिटिश साम्राज्य में जो कोई अहम तंजीम थी वो पुलिस की तंजीम थी। भारत में पुलिस तंजीम शुरू करने का सेहरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को ही जाता है। सिविल सर्विस शुरुआत करने का और भारत में पुलिस इंतज़ाम को, पुलिस तंजीम की शुरुआत करने का सेहरा भी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को ही जाता है। कॉर्नवालिस ने रिवायती भारतीय निज़ाम को जदीदियत दी। उसने पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, उसमें फ़ौजदार का तकर्रुर किया। आगे चलकर ज़िलाई सतह पर पुलिस अफसरों के तौर पर ज़िला पुलिस का तकर्रुर किया। पुलिस ढांचे में भी आला ओहदों पर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों का तकर्रुर किया। गांव में चौकीदार का तकर्रुर किया जाता। भारत जंग आज़ादी की लड़ाई को कुचल देने में अंग्रेज़ों ने उस पुलिस निज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। भारतीय निज़ाम को, भारतीय अवाम को कमज़ोर बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस नज़रिए से ये पुलिस निज़ाम अवाम की मुहाफ़िज़ बनने की बजाय अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए काम करते थे, ऐसा हम देख सकते। अंग्रेज़ों ने जो पुलिस निज़ाम बनाया वो भारत के अवाम के लिए मुहाफ़िज़ नहीं थे, उनकी हिफाजत नहीं करते थे, बल्कि इसके ज़रिए भी वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का ही काम करते थे। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में हुकूमत के ढांचे में तब्दीलियाँ की, सिविल सर्विस की शुरुआत की, फ़ौज में भारतीय फ़ौज की हालत क्या थी, उनका मुकाम क्या था, पुलिस निज़ाम किस तरह से था। आगे भी बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ, ऐसा निज़ाम है जो अंग्रेज़ों ने उनके फ़ायदे के लिए भारत में किया था, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के इस सेशन में जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते। हिस्ट्री के अंदर हर पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक कनेक्टेड है, ये चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर कनेक्टेड है। इसलिए गौर से इस वीडियो को समझिए और जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है अगेन
उसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नोट डाउन कीजिए और वीडियो को गौर से देखिए और समझिए।